8. शर्मा जी, आज 1 साल हो गया हमें यहाँ आए। कैसे पूरी दुनिया ही बदल गई ना हमारी। क्या सोच रहे हैं आप? उस दिन मेरे गाड़ी में बैठने के बाद गोली चलने की आवाज आई थी। वो आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। पता नहीं क्या हुआ होगा उस डॉक्टर के साथ। क्या ही हुआ होगा? पुलिस ने पकड़ लिया होगा उसे। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया होता ललिता, तो पुलिस हम तक भी पहुंच ही जाती और फिर हम। क्या शर्मा जी, आप भी ना कहां से कहां निकल जाते हैं। आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए खुद को दोषी समझना बंद कीजिए। गलत नहीं किया है तो फिर पहचान बदलकर क्यों रहना पड़ रहा है हमें? ताकि पुलिस गलत न कर दे लाला। अच्छा हुआ रेशमा दीदी आप आ गई। आप ही समझाइए अब इन्हें। अगर उस दिन हम सब वहां से भागते नहीं तो अभी पता नहीं किस हाल में होते। अभी कम से कम चैन से 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही। रही बात नाम बदलने की, तो वो तो उस वक्त की जरूरत ही ना लाला। हाँ दीदी, सही कह रही हैं आप। पुरुषोत्तम से परम बनना ही हम सब के लिए ठीक था। बेगुनाह होने के बावजूद भी सभी की नजरों में तो हम ही दोषी हैं। तो इसी बात पर शर्मा जी अब उठिए और जाकर नहा लीजिए। आरती का समय हो गया है। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। दरअसल आज पुरुषोत्तम और उसके परिवार को ओरछा आए हुए पूरा 1 साल हो गया है। अब इनके साथ रेशमा दीदी भी रहती हैं और लाला भाई गैंग के बाकी के सभी सदस्य भी अपने अपने परिवारों के पास पहुंच गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले भंडारी, कर दो नैया पार हमारी। हर हर महादेव। ललिता, ललिता। हाँ कहो। भोग और वो जो नए कपड़े लेकर आया था मैं, वो ला कर दो। हाँ अभी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। हो गई सुबह की क्लास? हाँ पापा, अब 8 बजे से है। बढ़िया, जाओ आप कुछ खा लो। और वानी बेटा, इधर का छोटा गेट भी खोल दे, दर्शनार्थियों के आने का समय हो गया है। लीजिए, ये पकड़िए आप भोग का थाल। और वाणी, जा तू चाय नाश्ता कर ले, टेबल पर रखा है, मैं खोलती हूँ गेट। ओके मम्मी। आपके मुख से आरती सुनकर बड़ी शांति महसूस होती है पंडित जी। अरे पंडित जी, जब से यहाँ आए हैं मंदिर का तो रूप ही बदल गया है। बस बस श्यामा जी, मैंने कुछ नहीं किया है, सब महादेव की कृपा है। बम बम बोले, सबके द्वार खोले, खुले द्वार श्यामा काका। बस कृपा है भोले भंडारी की। सही है काका। लीजिए, सभी लोग प्रसाद लीजिए। सभी भक्तों को प्रसाद देने के बाद पुरुषोत्तम घर के आंगन में आकर निखिल के पास बैठ जाता है। ललिता और रेशमा भी वहीं मौजूद हैं। क्या जरूरत थी श्यामा से वैसे बात करने की? पूरे गांव से हंसी थी तोली करने वाले श्यामा काका से आज मैंने थोड़ा मजाक कर दिया, तो उसमें कुछ गलत थोड़ी है पापा। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर पापा, मैंने कुछ गलत। बस निखिल, एक तो हम यहाँ आ गए हैं जहाँ मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता। 1 साल से आपने ये पंडिताई शुरू कर दी है और कोई काम नहीं था। अब किसी से मजाक करने से पहले भी इतना सोचना पड़ रहा है। निखिल। मम्मी, इट्स बीन अ ईयर और ये सब पापा का। निखिल, मैंने कहा ना आप चुप हो जाओ। निखिल बड़ा हो गया है और अपने नजरिए को अहमियत देना चाहता है। वो बहुत कुछ सोचता है, बोलता है और जो कुछ भी पीछे 1 साल में उसके साथ हुआ है उसका जिम्मेदार वो अपने पिता पुरुषोत्तम को मानता है। बेटा निखिल, तुम बता रहे थे वो तुम्हारे कंप्यूटर कोर्स के बारे में, तुम्हें दाखिला मिला उसमें? हाँ बुआ, कल रात ही मेल आया है। अगले हफ्ते। 1 साल पहले हम पुलिस को बहुत पीछे छोड़ा है लाला, पर अब हम सबका साथ रहना खतरे से खाली नहीं। हाँ लाला, बाबू भैया सही कह रहे। अच्छा यही होगा कि हम सब अब अपने ठिकानों की ओर लौट जाएं। हम जिस जानवर का खात्मा करना चाहते थे, उस डॉक्टर को पुलिस ने अब तक पकड़ लिया होगा। मुझे आज आप सब पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने जो ठाना था वो कर दिखाया। आखिरकार इंदौर में अंग तस्करी का खात्मा हुआ।
डॉक्टर को अच्छा सबक सिखाया हमने। और रही बात अब आगे बढ़ने की, तो बाबू भैया और रेशमा दीदी एकदम सही कह रहे हैं। हमें अब लौट जाना चाहिए। लौट जाना चाहिए? मतलब ये सफर खत्म हुआ लाला भाई? सफर तो अब शुरू होगा अल्ताफ। हम सब अपने अपने परिवारों के साथ रहेंगे, खुद को और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसी मोड़ के लिए ही तो हम अब तक चल रहे थे ना अल्ताफ। लाला भाई की गैंग के सभी सदस्य भावुक हो गए हैं और एक एक करके सब आकर लाला के गले लगकर उन्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया कर रहे हैं। मैं भी आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ ललिता, कहो ना। मैं आप सभी से और सबसे ज्यादा शर्मा जी से माफी मांगना चाहती हूँ। बीते सालों का सच जानने के बाद मैंने सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचा। शर्मा जी को कितना बुरा भला कहा, पर आज इस पल में आप सभी को साथ देखकर समझ आ रहा है कि क्यों शर्मा जी ने आप सबको चुना। उस अंग तस्करी गिरोह के माफिया लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, और ये सब आपके साथ से मुमकिन हुआ। मम्मी एकदम सही कह रही है, आप सब तो हीरो है। बुआ, आपने बात की? नहीं, आज नहीं निखिल। पर आज नहीं तो फिर कब बुआ? आज नहीं किया तो फिर ये मौका चला जाएगा। आज वैसे ही इतना कुछ हो गया है निखिल। और तो और, सुबह जिस तरह से तुमने लाला से बात की, क्या उसके बाद ये पूछना सही होगा? फिर कैसे होगा बुआ? आज लास्ट डेट है। चलो, हम समझते हैं। इधर घर में निखिल और रेशमा के बीच किसी मौके को लेकर बात चल रही है, तो उधर बरगद के पेड़ के नीचे चल रही वाणी की क्लास में एक बच्चे ने उससे कुछ ऐसा पूछ लिया है जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल है। वानी दीदी, आप अब तक कहाँ थे? आप पहले से ही आ जाती तो पढ़ाई कितनी इजी होती ना। मैं हाँ वानी दीदी, आप कहाँ रहती थी पहले? वो ऐसे पेड़ के नीचे क्लास तो टीवी में देखी थी, पर ये तो सचमुच में बड़ी मजेदार है। हाँ, वानी दीदी की क्लास बेस्ट एंड बेस्ट। आज अपने बारे में बताओ ना दीदी, आपका पुराना घर किधर है? आपका स्कूल कैसा था? बच्चों के सवालों ने वाणी की बोलती बंद कर दी है। वो बस सबकी ओर देख रही है, पर जवाब पता होते हुए भी वो चुप है। कुछ देर बाद मुझे लगता है कि अब हम सभी को अपने अपने घर की ओर बढ़ जाना चाहिए। सभी बच्चे बोर्ड से होमवर्क नोट डाउन कर लो और कल इसे पूरा करके लाना। पर दीदी, आपके बारे में। स्नेहा, अब सब यहाँ पढ़ने आते हैं और उस पर ही ध्यान दे तो अच्छा है, वरना क्लास बंद भी की जा सकती है। नहीं। सॉरी दीदी। सॉरी पापा, पर अब मैं और नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता? रेशमा के बात करने का इंतजार न करते हुए अब निखिल ने खुद से ही बात करने का फैसला ले लिया है, और उसी के चलते वो पुरुषोत्तम के सामने जाकर बैठ गया है। हाँ पापा। सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे तेवर अलग ही हो रखे हैं, क्या बात है? सुबह के लिए सॉरी पापा, पर अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। निखिल की ऊंची आवाज ललिता के कानों में पड़ती है और वो किचन से बाहर आकर पुरुषोत्तम के पास खड़ी हो गई है। रेशमा भी छत से नीचे उतर आई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है निखिल? क्या तुम भूल गए हो कि कैसे बात की जाती है? नहीं मम्मी, मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ, और आप पूछो पापा से। मैंने तो बस सुबह के लिए उन्हें सॉरी कहा है। पुरुषोत्तम ललिता की ओर देखता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। मैं सुन रहा हूँ निखिल, कहो क्या बात है? मैं लेकर आती हूँ रुपए। हाँ चाची। कुछ ही देर में जब निर्मला वापस आती है, लाला की बेटी है ना तू? लाला नहीं चिंटू, डरपोक लाला। गाँव वालों को भी बताएंगे और पुलिस को भी। चल बैठ चुपचाप गाड़ी में। बस उसके बाद मैं जब भागी पापा, वो सीधे यहाँ आकर रुकी। पापा, वो लोग जानते हैं हमारे बारे में, और वो बहुत डेंजरस लोग थे पापा। मुझे तो
कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाणी की बात सुनने के बाद पुरुषोत्तम और रेशमा गुस्से में उबल रहे हैं। वे दोनों उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते ही हैं कि ललिता उन्हें रोक लेती है। शर्मा जी, रेशमा दीदी, मैं जानती हूँ ये सब सुनने के बाद चुप रहना मुश्किल है, पर ये सही समय नहीं है। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मेरी बेटी को डराने की हिम्मत कैसे हुई उन कुत्तों की? ललिता अब उठकर पुरुषोत्तम के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे वाणी के पास ले आती है। आपकी बेटी एकदम सही सलामत है शर्मा जी। अभी आप पापा नहीं खो सकते। इस दिशा की ओर बढ़ा एक भी कदम हमारी जिंदगियों में भूचाल भी ला सकता है। तो तुम कह रही हो कि हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं मैं यहाँ? रेशमा दीदी, आप ही समझाइए इन्हें। कितनी मुश्किलों से तो हम यहाँ आकर रह पा रहे हैं। अभी हम जानते भी नहीं कि ये लोग हैं कौन, किसकी बोली बोल रहे हैं। ऐसे में जो भी हो सोच समझ कर कुछ करना चाहिए। हाँ, ललिता सही कह रही है लाला। जल्दबाजी में कुछ भी करना सही नहीं होगा। और निखिल? निखिल, मम्मी, निखिल मुझे रास्ते में दिखा था, निर्मला चाची के यहाँ पहुँचने से पहले। मैंने उसे पूछा भी कि कहाँ जा रहा है, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। गुस्से में लग रहा था। आज का दिन ही खराब है। ऐसा नहीं कहते ललिता, निखिल लौट आएगा। वो झांसी गया है, अपना काम करके आ जाएगा वापस। और जरा हिम्मत रखो। ऐसी कोरी पारी धमकियां बहुत सुनी है पहले भी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। वाणी, तू निखिल को फोन लगा। जा पापा का फोन लेकर आ और निखिल को फोन लगा। हाँ मम्मी। वाणी जाकर फोन लेकर आती है और निखिल का नंबर डायल करती है। स्पीकर पर डाल, स्पीकर पर। हाँ मम्मी। हेलो। हेलो हेलो निखिल, कहाँ है तू? तुझे क्या? बता ना निखिल, कहाँ है तू? बस में हूँ। पर दीदी तुम? ओ अच्छा, अब समझ आया। खुद ने पहले अच्छे से बात नहीं की और अब तुमसे फोन लगवा कर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी? हाँ, क्या कुछ भी बोले जा रहा है? किसे चाहिए तेरी इन्फॉर्मेशन? किसको क्या? उन्हीं को जिन्होंने तुझसे फोन लगवाया है। वाणी समझ नहीं पाती और ललिता की ओर देखती है। अच्छा चलो, अब हो गई पूछताछ तो रखता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। निखिल सुन, तू अभी वापस। पुरुषोत्तम वाणी को इशारा कर निखिल को कुछ भी बताने से मना कर देता है। अभी क्या दीदी? वो अभी तू अपना ख्याल रख और संभाल कर अपना काम करके जल्दी वापस आ जा, यही कहना था। हाँ हाँ, मैं शाम तक लौट आऊंगा। हाँ। और हाँ, मम्मी पापा को सॉरी बोल देना। मैं गुस्से में क्या क्या बोल दिया। यू नो ना दीदी, आई लव देम। हाँ हाँ, वो भी करते हैं तुझसे प्यार। चल अब जल्दी काम करके वापस आ जाना, ठीक है? हाँ, ख्याल रख, बाय। वाणी फोन रखती है और पुरुषोत्तम और ललिता की ओर देखने लगती है। आखिर हुआ क्या है? कोई बताएगा? और निखिल को क्यों नहीं बताने दिया अभी ये जो कुछ मेरे साथ हुआ? ही शुड नो। अभी वो बस में है वाणी, तुम उसे बता देती तो वो न जाने इस बात को कैसे लेता। वैसे ही आज घर से आग बबूला होकर निकला है। और इतने गुस्से की वजह क्या है? वो फोन पे सॉरी भी बोल रहा था। What happened? वाणी बेटा, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कहासुनी। पुरुषोत्तम उसे झांसी जाने से रोक रहा था और वो जाने की जिद कर रहा था। किसी कोर्स के फॉर्म भरकर पोस्ट कर रहा है उसे। इसका मतलब वो झांसी गया है? हाँ। चोगालाल, तुम कितने सालों से यहाँ पोस्टेड हो? मैडम 10 साल तक धार रहा, फिर 4 साल भिंड में, और यहाँ इंदौर में आए हुए 6 साल हो जाएंगे अगले महीने 20 तारीख को। अच्छा, 20 साल लंबा समय है। तो अब तक सबसे तगड़ा केस कौन सा देखा इस दौरान? केस तो बहुत देखे हैं मैडम, पर हाँ, सबसे तगड़ा वो था राम बाबू सिंह का। बड़ा डाकू था। उसने जब मुन्ना सिंह के बेटे को पकड़ लिया था, एक इंस्पेक्टर साहब हुआ करते थे, इंस्पेक्टर हेमल।
उनके साथ गए थे हम मुरैना। और ये डॉन लाला, ये तुम्हें तगड़ा नहीं लगता? देखिए मैडम, ये जो आपका डॉन है ना, ये तब के समय के डॉन को देख भी लेना तो पैंट में ही पेशाब निकाल अरे सॉरी मैडम, मेरा मतलब है कि कुछ नहीं लगता है ये उनके सामने। और मैडम जी, मैं आपको पहले ही बताया था ना, ये डॉन लाला कोई डॉन वॉन नहीं है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है इस बात पर? ये बढ़िया हुआ कि इस सवाल के आते ही हम थाने पहुंच गए। चलिए मैडम जी, आपको कुछ दिखाता हूँ। चोगालाल अब इंस्पेक्टर रेखा को थाने में रखे पुराने दस्तावेजों वाले कमरे में ले जाता है। ये सब क्या है चोगालाल? एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये देखिए, ये वो एफआईआर है जो दर्ज की गई थी सेफ चोरी होने पर। इससे पहले तक की किसी भी प्रकार की ना कोई एफआईआर और ना कोई दूसरी शिकायत जो लाला भाई के खिलाफ लिखी गई हो। अब ये कटिंग्स देखिए मैडम। रजा का मर्डर, रजा की बॉडी लाला के अड्डे से मिली थी, पर इसके अलावा आज तक एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो आखिर रजा को गोली मारी किसने थी। बस लाला ने मर्डर अपने नाम ले लिया और उसके खिलाफ एक और एफआईआर कर दी गई। हाँ तो सही है ना, अब दोषी खुद ही जुर्म कबूल कर रहा है तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें? मैडम, मैं उस इलाके में भी रह चुका हूँ जहाँ हर आए दिन ये दादा भाई लोग आते जाते किसी को भी उड़ा देते हैं। इनकी दुनिया में कई बार ऐसा भी होता है, भले मर्डर किया ना हो पर ये अपने नाम ले लेते हैं उस मर्डर को। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि ये लाला निर्दोष है? नहीं मैडम, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस आपका ध्यान इन बातों की ओर ले जा रहा हूँ। अब जरा इधर आए मैडम, ये डेटा देखिए, कोविड के समय से अब तक का डेटा है। ये तो शहर में होने वाली ड्रग्स और स्मगलिंग की वारदातों का डेटा है। जी मैडम, और इस डेटा के हिसाब से ड्रग्स और स्मगलिंग जैसे काले धंधों में आई गिरावट को हम देख सकते हैं। हमारी कितनी रेड सफल रही हैं, कितने ही मशहूर गिरोहों ने धंधा करना ही बंद कर दिया है। मेरा एक भरोसेमंद सोर्स है मैडम जी, जिसने मुझे कई बार इस सब के खत्म होने के पीछे लाला के होने का इंफॉर्मेशन दिया है। तुम तो छुपे रुस्तम निकले चोगालाल, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? याद कीजिए मैडम, मैंने एक दफा कोशिश की थी। ये जो लाला भाई है ना मैडम जी, ये असल में इंदौर का ही है। ये आप जैसे और हम जैसे आम आदमी हुआ करता था। वाह, क्या एक्सक्लूसिव न्यूज दी है। पता नहीं कहां कहां से बातें सुनकर आते हो तुम चोगालाल। याद आया मैडम जी? मुझे लगता है इस केस को इस नए एंगल से देखने की जरूरत है। चोगालाल, मुझे इस लाला भाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ला कर दो। हमें इस केस को यूं ही जाने नहीं देना है। लगता है पंडित जी आ गए। आओ चोगालाल। हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, पकड़ लेना था। रेशमा दीदी, मुझे अब घबराहट हो रही है। निखिल अब तक नहीं लौटा। उठा निखिल। मम्मी, निखिल का फोन नॉट रीचेबल है। पंडित जी आरती से पहले ही प्रसाद दे रहे हो? अरे कहाँ खोए हो? क्या हुआ परम, आज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देव पुरुषोत्तम के चेहरे को देखकर समझ गया है कि कुछ तो अशुभ घटित हुआ है। लाओ हम ही दो ये थाल, हम देते हैं सबको आरती और प्रसाद। पुरुषोत्तम बिना कुछ कहे देव को थाल पकड़ाकर पीछे खड़ा हो जाता है। चंद मिनटों में देव भी सबको प्रसाद देकर आ जाता है। तुम मुझे बता सकते हो परम, घर में सब ठीक है ना? वो मैं असल में मैं परम नहीं। हाँ बताओ, असल में क्या? असल में तुम ज्यादा सोच रहे हो। जरा थकान महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए बस आराम कर लूंगा तो ठीक लगेगा। ऐसा था तो बताना था ना, मैं छोटे मंदिर वाले पंडित जी को बोल देता, आज वो यहाँ आरती संभाल लेते। चलो अब जाओ और तुम आराम करो, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, मंदिर का पाठ मैं लगा दूंगा। बहुत धन्यवाद देव, पट लगा देगा कोई भी, अभी निखिल कर देगा सब। तुम भी जाओ, देर हो गई है, कल मिलते हैं सुबह। जैसे तैसे देव को समझा बुझाकर पुरुषोत्तम ने उसे वापस भेज दिया है और मंदिर के पट लगाकर वो घर के आंगन में आ गया है। वानी, बात हुई? नहीं पापा। पुरुषोत्तम उठकर खड़ा हो जाता है। अब मैं और नहीं रुक सकता ललिता,
मुझे जाना होगा। निखिल अब तक नहीं लौटा है। कितनी दफा मना किया था इस लड़के को कि नहीं जाए कहीं बाहर। क्यों नहीं समझते बच्चे, क्यों? ललिता पुरुषोत्तम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वाणी और रेशमा की आंखें भी भीग गई हैं। पापा, निखिल को कुछ नहीं होगा ना पापा? वो ठीक तो होगा ना? हाँ मेरे बच्चे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। पापा वो लोग बहुत खतरनाक थे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मुझे जाना ही होगा ललिता, अब मैं नहीं रुक सकता। हम भी चलेंगे लाला। नहीं दीदी, हम चलेंगे लाला। आप यहीं रहेंगी दीदी, ललिता और वानी के साथ। इनके पास आपका होना ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ संभालिए, मैं जाकर पता लगाता हूँ। मेरे पीछे से सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिएगा। पर आप अकेले शर्मा जी? जरूरत पड़ने पर ये 2 हाथ 200 का काम तमाम भी कर सकते हैं। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा निखिल को। ध्यान से शर्मा जी। जैसे ही पुरुषोत्तम बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ है जिसे वो देखे जा रहा है। निखिल, मेरा बेटा। निखिल को देखकर पुरुषोत्तम पहले तो कुछ बोल नहीं पाता और रूम की ओर बढ़ जाता है। बुआ, निखिल ने इग्नोर किया। हाँ, हमें भी लगा। मैं जाकर बात करूं क्या? तुम जाकर सबकी थाली परोसो, हम आते हैं उससे बात करके। ठीक है बुआ, एक बात कहूं? हाँ बिटिया, तुम्हें पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? पहले जो कुछ हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर बुआ अब ना यहाँ मन लग गया है। अभी तो थोड़ा सेटल भी हुए थे हम सब यहाँ, और ये सब हो गया। हमें दोबारा भागना तो नहीं पड़ेगा ना? तुम समझदार हो वाणी, और तुम जानती हो सब। अभी इतना ही कहेंगे कि मन को शांत रखो। पापा मम्मी को भी तो सपोर्ट करना है। ये की ना हमारी हिम्मत वाली वाणी जैसी बात। जाओ तुम खाना गरम करो, हम आते हैं। शर्मा जी, इधर देखिए मेरी ओर। पुरुषोत्तम ललिता की ओर मुड़ता है और उसके गले लग जाता है। मैं घबरा गया था ललिता, बहुत घबरा गया था। पर आप मजबूती से खड़े रहे, और मैं समझती हूँ एक पिता का उसके बच्चों के लिए फिक्र करना। और उस फिक्र में मैंने उसे कितना कुछ कह दिया था ना आज सुबह। इस बात पर मैं आपके साथ नहीं हूँ। निखिल ने बहुत कुछ बोला था जिसका जवाब वैसे ही दिया जाना था, और उस बारे में मैं उससे बात भी करूंगी। नहीं, मत कहना उसे कुछ। बात तो करनी पड़ेगी शर्मा जी, इस बारे में भी, और जो आज वाणी के साथ हुआ उस बारे में भी। हमें सतर्क रहना होगा। लाला, ललिता, आ जाओ, हम मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ दीदी, आ रहे हैं। मैडम जी, अंदर आ सकता हूँ? अब तुम कब से पूछने लगे चोगालाल? कहो, कुछ पता चला? मैडम जी, एक एक्सक्लूसिव खबर मिली है। 6 महीने पहले पुरुषोत्तम को
दाटिया में देखा गया था। मतलब कि वो ज्यादा दूर नहीं है। ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, पर इस बात का पता लगाने से ये कहा जा सकता है कि वो आम लोगों के बीच ही रह रहा है। हो भी सकता है कि वो दाटिया के आसपास ही हो, और ये भी संभव है कि कहीं दूर। और इस एक जानकारी के आधार पर हमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन भी मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा मैडम। मैंने लाला भाई का स्केच भी तैयार करवाया था, पर मैडम पहले आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि केस लगभग बंद ही हो गया था। आप भी दूसरे केस में बिजी थी। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी नजर मेरी इस कुर्सी पर है चोगालाल। इतना सब कुछ पता लगा रहे हो, पता लगा कर भी बैठे हो। वेल डन चोगालाल। मैडम एक चोरी की वारदात हुई है खजूरी में, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया है कोई रवि शर्मा। हाँ, तो लिख लो ना रिपोर्ट और कार्रवाई शुरू कर दो। मैडम मुझे लगता है कि आप एक बार उससे मिल लेंगी तो बेहतर होगा। वो डोंट यू सी हितेन, आई एम डूइंग समथिंग मच इम्पोर्टेंट। चोगालाल तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैडम मेरी पूरी बात तो सुनिए। कहो, और सीधे शब्दों में। ये जो चोरी हुई है पुरुषोत्तम शर्मा नाम के व्यक्ति की दुकान से हुई है, और जो रिपोर्ट करवाने आया है वो उसका भाई है रवि शर्मा। पुरुषोत्तम शर्मा? पुरुषोत्तम शर्मा यानी कि लाला भाई? क्या बात है। आइए रवि जी, आखिरकार आप आ ही गए। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? नमस्ते मैडम। मैडम जो हो चुका उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर अब जो होने वाला है उसमें जो कर सकता हूं मैं करूंगा। क्या बात है, अहो भाग्य हमारे। मैडम मेरा भाई बेकसूर है, उसे बचा लीजिए मैडम। और आपके मन में अचानक से भाई के लिए ये प्रेम कैसे जाग गया रवि जी? मजबूर था मैं। पत्नी ने पास होने पर भी भाई के पास रहने नहीं दिया और दूर जाने पर भी। अब आप तो जानती हैं मैडम कि देवरानी और जेठानी की चिकचिक तो हर घर की कहानी है। हितेन, इन्हें अंदर मेरे ऑफिस में लेकर चलो, मैं आती हूँ। निखिल का आना ऊपर वाले की रहमत है। हमारे दोनों बच्चे ऐसे ही सुरक्षित बने रहे। हाँ दीदी, ऊपर वाले का तो लाख लाख धन्यवाद। पर दीदी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। यदि आज वाणी हिम्मत दिखाकर वहां से नहीं भागती तो कुछ भी हो सकता था। दीदी मुझे तो लगता है कि ये किसी आने वाले खतरे का इशारा है। कौन हो सकते हैं वो लोग? कोई हंसी ठिठोली भी करता तो अतीत के बारे में नहीं बोलता, पर यहाँ उस बीते हुए कल की बात की गई। कोई है जो लाला से बदले की भावना रखे बैठा है। आखिर कौन हो सकता है? जो कोई भी है दीदी अच्छे से जानता है हमें। अच्छे से तो नहीं जानता, वरना हिम्मत नहीं होती यूं मेरी बेटी को हाथ लगाने की। हम इस बात को नहीं झुठला सकते दीदी कि हम अब वो नहीं जो हुआ करते थे। बाबू भैया, अल्ताफ, सोनू, मुन्ना, पिन्नू, ये थे तो हम सब थे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती आप लोगों की इस दुनिया के बारे में, पर इतना पता है कि अब हम सबकी जान खतरे में है। और जो कुछ भी आज वाणी के साथ हुआ, मैं वो दोबारा होने नहीं दे सकती। हमें कहीं और जाना होगा शर्मा जी, अब और नहीं रहेंगे हम यहाँ। इतना आसान नहीं है ललिता। तो अब हम इंतजार करें कुछ और होने का? नहीं, पर हम ऐसे उठकर कहीं भी नहीं जा सकते ना ललिता। माफ कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी बोल रही हूँ। तुम कुछ भी गलत नहीं बोल रही हो ललिता, मुझे भी यही सही लग रहा है। हमें रातों रात निकलना होगा, बिना किसी को कुछ कहे, बिना कुछ बताए। पर दीदी कैसे? मैं पहले ही सब इंतजाम कर चुकी हूँ, बस तुम्हें बच्चों को बताना है और खासकर निखिल को समझाना है। सुबह 3 बजे तक
सारा जरूरी सामान समेटना है और बस फिर निकल जाएंगे। मेरे भोलेनाथ, उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया है लाला, और यही करना सही होगा। रेशमा के इस फैसले के पीछे की वजह है वाणी को मिली धमकी, या कुछ और भी ऐसा घटा है जिसने रेशमा को ये करने का इशारा दिया है। सुबह के 3 बज चुके हैं और पुरुषोत्तम ने सबके साथ मिलकर घर का पूरा सामान समेट कर एक ट्रक में भर दिया है। ललिता, आगे की ओर 2 गत्ते लगा दिए। बच्चों के साथ तुम वहां बैठो, मैं लाला को लेकर आती। रेशमा के जाते ही निखिल ललिता से पूछता है, मम्मी, बुआ हम सबके इतने क्लोज हो गई है ना, वो कितनी अच्छी है, पर आपने कभी नहीं बताया कि वो हमारे साथ क्यों आई पिछले साल। हाँ मम्मी, बुआ अपने पुराने घर क्यों नहीं गई? गई थी, पर उनके बच्चों ने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया। नाम के आगे क्रिमिनल जो लग गया था ना। दीदी जब कभी उन्हें याद करती है तो बताती है, पता है ललिता, हम उस दिन लालच में आकर अपने बच्चों के पास चले गए थे, पर उन्होंने तो हमें घर के अंदर तक नहीं आने दिया। क्या उन्हें पता था दीदी कि आप जिंदा हैं? नहीं नहीं, वे तो हमें मरा हुआ ही मानते थे। जिस दिन हम पहुंचे थे ना, रात का वक्त था, कोई पार्टी चल रही थी शायद। दरवाजा खुला और सलमा ने हमें देखा। देखते ही हैरान रह गई थी। आपको बाहों में भर ली होंगी ना वो? हाँ हाँ, हमारी बेटी हमसे गले लगने की जगह दरवाजा बंद करके लौट गई थी। फिर कुछ देर बाद फिर दरवाजा खुला और सामने सलमा के साथ अब सल्लू और अकरम भी थे। अपने तीनों बच्चों को एक साथ देख बड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने सवाल करने शुरू किए और हमने सभी सवालों के जवाब देने बताया कि कैसे कैसे परिस्थितियों में रहे हम, कैसे अपनी जान बचाई। तो फिर तो उन्हें सब समझ आ गया होगा ना? उन्हें एक माँ नहीं, एक क्रिमिनल नजर आई और उन्होंने हमें लौट जाने को कह दिया। दीदी, आपने अच्छा किया जो आप लौट आई। शर्मा जी है, मैं हूँ, बच्चे हैं, है तो आप ही का परिवार ना? हाँ, तुम सब हो। हम तो खुदा से रोज शुक्रिया करते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हो गया था हमें, जो हम वो सेफ। लाला, लाला कहाँ हो? हाँ दीदी, इधर है, अंदर वाले कमरे में। अंदर वाले कमरे में पहुंचते ही रेशमा देखती है कि पुरुषोत्तम सबसे ऊपर वाली शेल्फ से कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहे हो? सब कुछ रख तो लिया है। बच्चे और ललिता भी ट्रक में बैठ गए हैं। दीदी, वो रॉड उठाइए ना जो उधर रखा है। लो, कर क्या रहे हो तुम? हमें जल्द से जल्द निकलना है। लीजिए, जरा मदद करें मेरी। इसे भी तो साथ ले जाना होगा ना दीदी। पुरुषोत्तम और रेशमा अब सेफ लेकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दीदी, आप इसे लेकर जाइए, मैं आता हूँ। एक बार भाग चुके हैं इसे लेकर, दोबारा भाग गए तो सब आपका ही तो है दीदी। अच्छा चलो, हम जा रहे, तुम जल्दी आ जाओ। ताले अच्छे से लगा देना सारे। जी। रेशमा के जाने के बाद पुरुषोत्तम अपनी पैंट की जेब से एक लिफाफा निकालता है और घर के ताले लगाकर उसमें सभी चाबियां रख देता है। उस लिफाफे पर देव का नाम लिखा है और उसने उसे मंदिर में रख दिया है। चलो भैया, हर हर महादेव। दीदी, आपने कहाँ से बुलाया ये ट्रक, और आखिर जा कहाँ रहे हैं हम? 1 साल से यहाँ रह रहे, और तुम जानते नहीं क्या कि तुम्हारी दीदी को बातचीत करने की, सबसे व्यवहार बनाने की बीमारी है। बीमारी नहीं दीदी, ये तो आपका सबसे प्यारा गुण है। पूरा ओरछा आपको बुआ बुलाता है। बुलाता था मम्मी, अब कहाँ बुलाएगा। मैं आज ही बुआ को कह रही थी कि कहीं हमें यहाँ से भी ना भागना पड़े, और देखो आज ही जाना पड़ रहा है।
सॉरी बच्चों, सॉरी ललिता। दीदी आपको भी सॉरी, मेरी वजह से सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई कम परेशानी नहीं उठाई मेरे भाई ने मैडम। मतलब? हम छोटे थे तब एक शाम लुका छुपी खेल रहे थे। पुरुषोत्तम सभी को ढूंढ रहा था और सब मिल भी गए थे, बस मैं अकेला बचा हुआ था। मैं जाकर रेलिंग से फलांग कर छज्जे पर जाकर छुप गया था। मैंने वहां से एक अजीब सी आवाज निकाली और कूदकर पड़ोसी की छत पर चला गया। मेरी आवाज सुनकर पुरुषोत्तम घबरा गया और मुझे ढूंढता हुआ छज्जे पर जाकर खड़ा हुआ, और जैसे ही वो छज्जे पर खड़ा हुआ वो छज्जा टूट गया मैडम। यही कोई 4 टाके माथे पर आए थे उसके, और 2 महीने तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं सका। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जहां कहीं भी होगा रीढ़ का दर्द तो उसे सता ही रहा होगा। आगे? तो मैडम असल में ये बताने के पीछे कारण था कि एक मिनट। चोगालाल, तुम सब रिकॉर्ड कर रहे हो ना? और हितेन तुम भी नोट द पॉइंटर्स। यस मैडम। हाँ जी मैडम। हाँ जी, तो क्या कारण था? क्यों बता रहे हैं आप? मेरा भाई पुलिस में जाना चाहता था मैडम। छोटा था तभी से कहता था कि बड़े होकर पुलिस बनूंगा। और ये जो हादसा हुआ ये किस उम्र में हुआ था? मैं कुछ 16 साल का था और पुरुषोत्तम 14 का। देखिए रवि जी, हम आपके बचपन के किस्से और आप क्या सोचते हैं वो सब नहीं सुनना चाहते। आप ये बताइए कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं और मेरी पत्नी अपने बड़े बेटे के पास ही रह रहे थे पिछले 1 साल से। हम डर गए थे। जो कुछ भी हमें पता चल रहा था पुरुषोत्तम के बारे में उससे, या यूं कहूं कि मेरी पत्नी ने मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अच्छा। कल रात ही हम वापस आ गए थे और सुबह एक जानने वाले ने बताया कि ललिता और बच्चों का कोई अता पता नहीं है। इंस्पेक्टर, और एक बात और पता चली। क्या? पुरुषोत्तम के दुकान के ताले तोड़े हुए हैं। जरूर चोरी हुई है मैडम। आपने जाकर देखा? जी मैडम, मैं गया था, पर शटर खोलने से पहले मैंने आपके पास आना सही समझा। बड़ी बदबू आ रही थी। एक बार आप ही चलकर देख लीजिए मैडम। अभी अभी जो रवि ने कहा है उसे सुनकर चोगालाल इंस्पेक्टर को देखता है और इंस्पेक्टर हितेन को गाड़ी निकालने का इशारा करती है। चलते चलते शाम हो गई। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं दीदी? बस थोड़ा इंतजार और। आपको याद है दीदी, एक बार ऐसे ही हम सब ट्रक में बैठकर कहीं ले जाए जा रहे थे। वो शाम कैसे भूल सकती हूँ मैं। सब कुछ पता होने पर भी बहुत डरे हुए थे हम। मार्केट पहुंच गई है। हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है। चोगालाल, खोलो तो जरा शटर। मैडम,